हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज शिवानी गुर्जर फ्रॉम नेशनल करियर एकेडमी, आपकी इंग्लिश के एडुकेटर। दोस्तों मैं फटाफट से आपके लिए लेके आ गई हूँ जितने भी चैप्टर्स हैं फ्लैमिंगो विस्टास के और जो भी पोएट्री है उसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं ना, अब लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये भी पढ़ के चले जाते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैंजाज है वो भी मिल जाएगा, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मिल जाएंगे और कुछ एमसीक्यूज जो विस्टास से आने हैं पीछे 6 नंबर के वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम कवर करके चलेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। शांति से इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना, स्टॉप कर करके देखना, पॉज कर करके देखना और एक एक आंसर को बहुत थॉरली अपन को पढ़ना है। इसका पीडीएफ एनसीए के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। अब जो लास्ट मोमेंट में आप जो बहुत डिमांड कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आओ, अब हालांकि आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो अगर आपने इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर ली है तो आपके एग्जाम में नंबर आने पक्के हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 हमारा होता है फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन, और द लास्ट लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठते हैं वो सारे आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस that was unusual about the school that day। अब unusual क्या था, फ्रांस को क्या फ्रांस ने नोटिस किया कि भाई यार हमेशा तो ऐसा नहीं होता और आज ऐसा हो रहा है, तो वो चीजें क्या थी। तो वो चीजें जब हमें क्वेश्चन में पूछी गई कि जो सारी चीजें लिख देनी, चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है एंड तक जो भी अनयूजुअल चीजें थी ना सारी लिख देनी। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि क्या अनयूजुअल था, और एक क्वेश्चन ये कि हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम द अदर डे। अगर क्वेश्चन दोनों में से कोई एक आ जाता है, ये क्वेश्चन बनता है या ऊपर वाला क्वेश्चन बनता है, कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है ना, तो आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या है, ऑन दैट डे देयर वाज साइलेंस। क्या था, स्कूल के अंदर बिल्कुल ही साइलेंस थी, लाइक संडे मॉर्निंग। ठीक है, फ्रांस बोलता है ना कि फ्रांस नरेटर है इस चैप्टर का, तो फ्रांस बोलता है कि जैसे संडे के दिन पूरी ही शांति रहती है वैसे की वैसी शांति मुझे उस दिन नजर आ रही थी। और नो नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क and of lessons could be heard and the villagers were sitting in the class and all learned very attentively। अब इसके अंदर हमने जब शुरू में क्वेश्चन आंसर्स किए थे तब हमने केवल 2 चीजें ली थी कि हमने मॉर्निंग की बात करी थी कि मॉर्निंग बहुत साइलेंस थी, बहुत वैसी थी, और जब स्कूल जा रहा था स्कूल के बाहर से उसको ना आवाज आ रही थी। लेकिन अब हमने क्या ऐड कर देना, इसमें पूरा चैप्टर का कंक्लूजन ऐड कर देना। चैप्टर के कंक्लूजन में कैसे आया हम लोग कि जो विलेजर्स है वो भी क्लास के अंदर बैठे थे, और विलेजर्स क्लास के अंदर बैठे थे और सारे ही बहुत ध्यान से एम हमल की बात सुन रहे थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो अनयूजुअल थी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, हो ना हो ये कहीं ना कहीं तो बैठेगा, चाहे एमसीक्यू में बैठे, एमसीक्यू के अंदर बैठ सकता है कि क्या अनयूजुअल चीजें थी। तो 4 ऑप्शंस दे दे कौन कौन सी थी, या तो तीनों हो सकते हैं या फिर कोई एक उसके अंदर से आंसर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पिछले 10 साल के, अगर आपने पेपर्स देखे हैं ना तो सारे ही क्वेश्चन पेपर में आपको 10 में से 7 जगह आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ मिलेगा कि फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। भाई स्कूल उसको इसलिए नहीं जाना चाहता था कि उसको है ना एमएमएल कौन से क्वेश्चन पूछने वाले थे, पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाले थे, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाने था। तो ये पूरी हमने लाइन लिख देनी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है क्या कि व्हाई वाज देयर अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने लार्ज क्राउड क्यों था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि अल्सास और लॉरेन से क्या आया, अल्सास और लॉरेन में जर्मन बोली जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच, इस वजह से वहां पे ये बोर्ड पे ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। और जो भी बुलेटिन बोर्ड पे इंफॉर्मेशन होती है सारी बुलेटिन बोर्ड पे ही लिखी थी, टाउन हॉल के अंदर जो था। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई वर सम विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास दैट डे। अब क्यों बैठे थे विलेजर्स, अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर समरी पढ़ ले तो आपको पता है कि विलेजर्स इसलिए बैठे थे क्योंकि वो लास्ट लेसन था और लास्ट लेसन डिलीवर होने वाला था, इस वजह से एमएमएल ने सबको बुलाया था कि वो क्लास में आए। या फिर क्वेश्चन बन सकता है क्या कि विलेज elders occupy the back benches in the classroom to attend the last delivered by M. Hamel। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या कि वो भी अपनी क्लास में आए थे जो लास्ट लेसन सुनने के लिए। क्यों, क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे, उन्होंने इतना टाइम तक तो पढ़ाई नहीं करी जब फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, और जब आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है तो वो पढ़ने के लिए आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो ऐसा मान लो कि पढ़ के ही जाना है। थंडर क्लैप वर्ड सुन के बोले कि थंडर क्लैप बोला है क्या मतलब होता है इसका, थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है, एकदम चौंकाने वाला, एकदम किसी ने थाड़ थप्पड़ मार दो एकदम चौंक जाता है ना, वैसे चौंकने वाली कौन सी सिचुएशन थी, वो उसकी सिचुएशन थी जब क्या हुआ कि जर्मन बोली जाएगी, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन बोली जाएगी कहाँ पे, अल्सास और लॉरेन में, और ये ऑर्डर प्लेस हो गया था और नेक्स्ट डे से ही फ्रेंच लेसन नहीं दिए जाएंगे। तो ये क्या था भाई, ये थंडर क्लैप था किसके लिए, फ्रांस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। मैंने बोला है 10 बार की कैरेक्टर स्केच सारे ही पढ़ लेना, और इस बार ये वाले पढ़ के जाना, एम हैमल वाला पढ़ के जाना कि एम हैमल का भी आ सकता है और एट द सेम टाइम किसका आ सकता है भाई, फ्रांस का भी आ सकता है।
कुछ जैसे तुम लोग शैतान हो ना, वैसा का वैसा लिख के आ जाना फ्रांस को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारा पूरा कैरेक्टर स्केच लिख के आ जाओगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि तुम भी बच्चे वो भी बच्चे, तुमको भी नहीं पढ़ना उनको भी नहीं पढ़ना, तो ये वाला पूरा लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो MML का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो MML का पूरा कैरेक्टर स्केच आपको ये दे दिया है, 60 वर्ड्स में आ जाए तो भी लिखोगे चल जाएगा, और 20 वर्ड्स में आ जाए तो भी लिखो तो चल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा था साहिब आलम, और एक और कौन था, मुकेश। चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, एक मुकेश की स्टोरी थी और एक साहिब की स्टोरी थी। साहिब की स्टोरी में साहिब क्या करता था, रैग पिकिंग करता था, है ना, कचरा उठाता था अपने दोस्तों के साथ, चप्पल नहीं पहनता था, और ऐसे करके एनीज उससे मिलती है, ये होती है पहली पार्ट। और दूसरी पार्ट में कौन होता है, मुकेश। और मुकेश कहाँ का होता है, फिरोजाबाद का होता है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है, ठीक है। उसकी जो फैमिली थी वो किस में रहती थी, हट में रहती थी, और हट का जो छत था, जो रूफ था, किसका था, टैरपेलिन का था। तरपाल होता है ना अपने, तरपाल, उसको टैरपेलिन बोलता है, ठीक है। मुकेश को क्या बनना था, मोटर मैकेनिक बनना था, ठीक है। और सॉरी कहाँ गया, साहिब आलम। साहिब आलम ने लास्ट में कौन सी जॉब करी थी, कि वो एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया था, और टी स्टॉल पे काम करने लगा था, उसको कितने पैसे देता था भाई, वो 800 रुपए देता था। लेकिन एनीस जंग को क्या लगा था, एनीस जंग कह रही थी कि भाई मेरे को क्या लग रहा था कि वो जो कैनिस्टर है, टी कैनिस्टर था, वो हैवी लग रहा था। क्यों हैवी लग रहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, टी कैनिस्टर हैवी क्यों लग रहा था, क्योंकि जो साहिब आलम था ना, वो जब अपने हिसाब से रैक पिकिंग करता था, वो अपने जीवन का खुद मालिक था। लेकिन जैसे ही उसने जॉब ज्वाइन करी, और जॉब ज्वाइन करने के बाद वो क्या हो गया, पूरा डिपेंडेंट हो गया। पूरा डिपेंडेंट हो गया किस पे, सैलरी के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए डिपेंडेंट हो गया किस पे, वो जो टी स्टॉल है उसके ओनर के ऊपर। तो वो पूरा उसके लिए कैनिस्टर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर कैनिस्टर से लेके एक छोटे से कप के भी कुछ हो जाता तो उसकी सैलरी में से पैसा कटना था। तो ये इंपॉर्टेंट है। What is Sahib Alam looking for in the garbage dump? Where is he and where has he come from? अब ये क्वेश्चन आपका मुकेश से भी पूछा जाएगा और साहिब आलम से भी पूछा जाएगा। चलो तो साहिब आलम देखो छोटा बच्चा था ना, तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख देंगे कि भाई साहिब आलम एक छोटा बच्चा था, यंग बच्चा था, है ना, यंग बच्चा था, यंग बॉय था, और यंग बॉय था और वो क्या करता था, रैक पिकिंग करता था। ये चैप्टर्स अगर आपने समरी पढ़ी तो आपको बहुत इजीली उनका कैरेक्टर पता चल जाएगा कि वो क्या करते थे। तो साहिब इज अ यंग रैक पिकर, ही इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज, ठीक है। 1 रुपया 10 रुपये मिलता था उसके लिए खुश होते थे ना, तो गार्बेज में पैसे ढूंढते थे। प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट सीमापुरी, पहले अभी वो कहाँ रह रहे हैं, सीमापुरी, और आए कहां से थे, वो बांग्लादेश से आए थे। अभी कहाँ रह रहे हैं, सीमापुरी, और आए कहां से थे, बांग्लादेश से। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छा साहिब आलम के लिए और भी कोई भी डिटेल्स पूछी जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। साहिब आलम के लिए और भी कोई डिटेल्स पूछी जाए तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि उसने टेनिस के शूज पहन रखे थे, है ना, तो टेनिस के शूज पहन रखे थे, उसके अंदर एक होल था, तो वो उसके लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि उससे वो कभी भी शूज नहीं पहनता था, और एकदम से उसके शूज मिल गए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बैठ सकता है। चलिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। क्या क्या हजार्ड्स थे ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के, वो आपको लिखने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ता था और डायरेक्टली वो हेल्थ और आइज को अफेक्ट करता था, इस वजह से वो हजार्ड थे। ये पार्ट नंबर 2 जो है मुकेश वाला चैप्टर, उसके क्वेश्चन है, ठीक है, उसके क्वेश्चन है। अब उसके क्वेश्चन आ रहे, हाउ दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल। एक्चुअली मैं एक एक के आगे इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये सारा ही पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा ही पढ़ के चलना, ठीक है। एंड दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, और एक और क्या आता है कि उनका हाई टेम्परेचर पे उनकी बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है। ये दोनों क्या थे, हजार्ड्स थे। हजार्ड्स मतलब क्या थे, परेशानी, प्रॉब्लम, उसके ड्रॉबैक जो थे वो क्या थे, ये दोनों उसके ड्रॉबैक थे, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, सीधी सी गणित है कि वहां पे क्या होता था, वहां पे क्या बनती थी भाई, बैंगल्स बनती थी। क्या बनती थी, बैंगल्स बनती थी। तो यहाँ पर इनको प्रॉपर आंसर लिखना, अगर ये 20-30 वर्ड्स में आ जाए तो भी, या 60 वर्ड्स में आ जाए तो भी। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्यों, वहां पे कांच का काम भी ज्यादा होता है, बैंगल्स का काम भी ज्यादा होता है, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। जो सारी ही फैमिलीज है, हर दूसरी फैमिली बैंगल्स बनाने में बिजी रहती है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स। और क्या बोलते हैं कि जितनी भी बहुत सारी जनरेशन तो ऐसी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिल्कुल बैंगल्स ही बनाने का काम कर रही है, और कोई काम वो करते ही नहीं थे। चलिए, डिस्क्राइब द रैक पिकर इन सीमापुरी, इंपॉर्टेंट है।
सीमापुरी के रैग पिकर्स जो थे उनको आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या है, कि वहां पे एक्चुअली क्या था, एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा चौल था, है ना। उस पूरी चौल में रहते ही रैग पिकर्स थे, सारे के सारे क्या रहते थे, रैग पिकर्स थे। यानी जितना भी कचरा होता था उस कचरे के अंदर से जो भी मिलता था ना, वो सारा ही उठा के अपना, उनको ढूंढ ढूंढ के उसके अंदर से जो भी मिलता था वो अपने साथ ले जाते। तो अब उसकी कंडीशन, वो आज भी सीमापुरी की कंडीशन यही है, आज भी वहां पे रैग पिकर ही रहते हैं, आज भी वो बहुत ही खराब कंडीशन में ही रहते हैं। तो अब इसके अंदर अपन को क्या डिटेल लिखनी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेल्स है वो आपको थोड़ा नहीं आ पाएगी, है ना। सीमापुरी सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। सीमापुरी कहाँ है, जो दिल्ली का जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, पेरिफेरी वाला एरिया, वहां पे ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। तो सीमापुरी है ना, इसे सीमा वाले एरिया पे रहते हैं, ठीक है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। स्क्वाटर्स मतलब माइग्रेटेंट्स होते हैं ना, जो बांग्लादेश से मतलब भाग के आ गए अपने सीमापुरी दिल्ली आ गए, तो वो स्क्वाटर्स कहते हैं उनको, ठीक है। और कब आए थे वो लोग, 1971। अभी बांग्लादेश से जो लोग आए उनका काफी सारा एक बहुत बड़ा केस कंडक्ट हुआ है गवर्नमेंट में, अपन ने देखा भी है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा, वो लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मतलब मिट्टी के बने हुए घर, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपलिन। They do not have sewage, drainage or running water. Food is more important and than identity. Rag picking is the only mean for survival in सीमापुरी। अब अपन को इसको हिंदी में समझे क्या होगा, कि जो सीमापुरी का एरिया है वहाँ पे रैग पिकर्स रहते हैं, वो पिछले काफी सालों से रह रहे हैं, वो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आ गए। 1971 याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, एक ही तो सन याद करना पड़ रहा है। 1971 में यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। वहां पे वो किस में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, है ना, मड के बने हुए घरों में रहते हैं, और वहां पे टिन और टारपलिन की उनकी रूफ होती है, वहां रहते हैं। वहां पे उनको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं, यानी उनका आधार कार्ड वगैरह नहीं है, उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। ये चीज भी ऐड कर रहे थे कि वहां पे आधार कार्ड या फिर उनके पास वो नहीं थे, उनके पास क्या थे, सिर्फ राशन कार्ड। तो राशन कार्ड क्यों थे, राशन कार्ड ताकि वो क्या लेके आ सके, ग्रेन लेके आ सके। और ग्रेन क्यों लाना है भाई, पेट पालने के लिए आए हैं वो बांग्लादेश से यहाँ माइग्रेट हुए, है ना। तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट, समझ में आई। चलिए अब इसके जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, तो हु वाज साहेब, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया, अभी आ गया, हु वाज साहेब, व्हाट डिड ही डू। साहेब आलम कौन था और वो क्या करता था। अब क्वेश्चन में अगर वहां पे बोर्ड में आ जाए ना, अगर साहेब, और तुमको बोलो मेरे को तो साहिब आलम का पता है, साहेब का पता ही नहीं, तो वो साहिब आलम साहेब एक ही आदमी है, ठीक है भाई। साहेब वाज अ पुअर रैग पिकर बॉय, एवरी मॉर्निंग ही वुड स्क्रॉन्ज फॉर कॉइंस। स्क्रॉन्ज मतलब क्या होता है, फाइंड। इसमें जो हार्ड वर्ड्स है उनको टेंशन मत लेना, सेंटेंस पढ़ना अपने आप पता चलेगा। स्क्रॉन्ज मतलब क्या होता है, फाइंड यानी ढूंढना। स्क्रॉन्ज फॉर कॉइंस और अदर वैल्यूएबल्स इन द गार्बेज डम्प्स, ठीक है। वो फिर अच्छा ये पूछ दे व्हाट डिड ही डू, ये क्वेश्चन आ जाए तो अपन को गार्बेज डम्प्स वाला लिखना। और क्वेश्चन आ जाए कि एट लास्ट उसने क्या करना स्टार्ट किया था, व्हाट जॉब ही ऑप्टेड। अच्छा व्हाट जॉब ही ऑप्टेड आ जाए तो अपन को क्या लिखना था, टी स्टॉल पे काम करने लग गया था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को दो बार पढ़ना, उसके बाद अपन को आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। साहिब्स फैमिली लिव्ड इन ढाका। साहिब की फैमिली कहाँ लेती थी, ढाका में रहती थी। और ढाका से कहाँ आ गए वो लोग, सीमापुरी आ गए। There were many storms that swept away their fields and home, so they left Dhaka for Delhi to earn their livelihood. तो क्या हुआ, तो बड़े बड़े स्टॉर्म्स आए, बड़े बड़े तूफान आए, तो उनका हो गया, उनके सारे घर वगैरह पूरा उसका उजड़ गया। तो वो अपने खाने और पेट पालने के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली में कहाँ रहने लगे थे, सीमापुरी में रहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बनना था उसको, मोटर मैकेनिक बनना था, ठीक है। फिर उससे वो पूछती है एनीस जंग कि तुम्हारे को एरोप्लेन चलाना है, तो उसको इग्नोर कर रहा है, वाला मेरे को मोटर मैकेनिक ही बनना है, मेरे को क्या नहीं बनना है, एरोप्लेन नहीं चलाना, ठीक है। और उसको कार ड्राइव करने की इच्छा थी, ठीक है। वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था, वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता, वो फैमिली बिजनेस को बिल्कुल आगे नहीं करना चाहता था। क्यों, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रही थी सारी। चलिए नेक्स्ट, अब अपना चैप्टर आ गया है डीप वाटर, है ना। डीप वाटर, विलियम डगलस। एक चीज इंपॉर्टेंटली मैंने लास्ट क्लास में बताई, अभी बता रही हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर्स याद करके चले जाना। पहली लाइन में अगर तुमने राइटर लिख दिया तो एग्जाम में बोलेगा भाई छोरा पढ़ के आया है, छोरे ने बढ़िया पढ़ाई करी है, छोरा पढ़ के आया है, इसको राइटर पता है, मतलब अंदर तो ठीक ही लिखा होगा, तो ऊपर ऊपर का पढ़ के नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर। डगलस ने जो उसका डर था, किससे डर था, पानी से डर था, उसने कैसे ओवरकम किया, तो उसने क्या किया, यही है ना, हाँ। तो उसने क्या किया, उसने स्विमिंग करना सीखा, उसने ट्रेनर को रखा, है ना, उसने ट्रेनर ने उसको ट्रेनिंग दी, ऐसे करके उसने स्विमिंग करना
सीख लिया, ये आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो एक लड़के ने उसको धक्का दे दिया था ना, 16-17 साल के लड़के ने जब विलियम डगलस को धक्का दे दिया था, तब विलियम डगलस ने पानी के अंदर का अपन को पूरा 2 पेज की स्टोरी बता दी है ना। 2 पेज के जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो 2 पेज में तो अपन तो यही देखते रहते कि पानी के अंदर की स्टोरी बता रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली बैठ सकता है, ठीक है। अब इसको आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना, हार्ड वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे इसको करेंगे। क्या है, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही गॉट फ्राइटेड। फ्राइटेड मतलब डर गया, घबरा गया। जब पानी में उसको फेंका तो वो घबरा गया, डर गया। अब हालाल किसी को मैं आपको धक्का दे दूं जाके पानी में, तो आप कैसे मैनेज करोगे उसको, ठीक है। तो वो घबरा गया। ऑन दिस वे ही प्लान दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड स्विम इट टू द एज ऑफ द पूल। अब उसने सोचा कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ है ना, उसको धक्का दे बोला अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे ही नीचे जाऊंगा ऐसे ऊपर, मतलब जमीन पे पैर रख के ऐसे ऊपर होऊंगा तो एकदम स्प्रिंग के जैसे, एकदम पॉक के जैसे मैं ऊपर आऊंगा और फिर मैं ऊपर आके स्विमिंग करके चला जाऊंगा। ये उसके सीरीज ऑफ थॉट्स से, सीरीज ऑफ इमोशंस थे जब वो पानी के अंदर गिरा। तो इसको पढ़ के जाना। हाउ डिड द इंस्ट्रक्शन बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं 100 बार बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा हो ये पढ़ के चले जाना, ये पढ़ के चले जाना भाई, ठीक है। विलियम डगलस के अंदर से स्विमर कैसे बिल्ड किया ट्रेनर ने, तो उसने उसको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया। डगलस वाज स्केर्ड ऑफ वाटर, विलियम डगलस तो था वो पानी से डरता था। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, तो जब उसको अपने डर से ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया, अपने एक इंस्ट्रक्टर रखा और उस इंस्ट्रक्टर ने उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि भाई वो बहुत अच्छा स्विमर बन गया। अब कैसे ट्रेनिंग दी वो सारा आप यहाँ से रीड करेंगे। इंस्ट्रक्टर यूज्ड अ रोप, वो इंस्ट्रक्टर अपने पेट पे रोप बांध देता था, एक विलियम डगलस के बांध देता था और उसको उसमें पुल करता रहता था कि वो गिरेगा तो भी मैं उसको बचा लूंगा। ड्रोनिंग मतलब क्या होता है भाई, डूबना। He learned to inhale and exhale in water. He became perfect swimmer within 3 months and overcome his fear of water. चलिए अब आगे इसके इंपॉर्टेंट जो छोटे क्वेश्चन से 20-30 वर्ड्स वाले वो देखते हैं। The YMCA pool was safe. अच्छा why was YMCA pool? वैसे उसकी मम्मी ने बोला था कि YMCA मत जा, या के रिवर बहुत डीप है और बहुत खराब है, तुम मत जा वहां पे। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे सुने कि लोग डूब जाते हैं, लेकिन YMCA पूल था वो उसी के अटैच था। और वो कैसे सेफ था, क्योंकि 2-3 फीट पे तो ज्यादा पानी नहीं था, फिर जब नीचे 9 फीट तक जाते थे तब ज्यादा पानी आता था, जब ज्यादा डीपनेस आती थी, ठीक है, इसलिए सेफ था। चलिए क्वेश्चंस गिने चुने हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अब आ गया रैट ट्रैप वाला, है ना। रैट ट्रैप क्या होता है, चूहे की दानी जिसके अंदर अपन चूहा पकड़ते हैं, है ना। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। अब जो रैट ट्रैप, वो जो पैडलर था ना, उसको क्या लगा कि भाई ये दुनिया रैट ट्रैप कैसे, उसको कैसे ये आइडिया लगा, वो तो वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो इतना बड़ा थॉट कैसे लेके आया, तो कैसे लेके आया। द पैडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप वन डे व्हाइल ही वाज वॉन्डरिंग ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। इतना तो क्वेश्चन में से ही आ गया। बस क्या कर रहा था वो, इधर उधर घूम रहा था। वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमते हो ना तुम लोग जैसे पढ़ाई के टाइम पे, ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था। तो उसको क्या आइडिया है कि भाई ये दुनिया क्या है, ये एक रैट ट्रैप है, यानी ये एक झाली है जिसके अंदर हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव चीजें देके उसमें फंस जाते हैं और फंसे के फंसे रह जाते हैं। ये है व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। अब ये इंपॉर्टेंट, ये जब लास्ट में अपन गए थे ना, जब वो क्रॉफ्टर के यहाँ पे जाता है और क्रॉफ्टर के यहाँ पे 30 रॉनर्स चोरी कर लेता है, तब उसको एकदम से रियलाइज होता है अरे यार मैं खुद भी तो एक रैट ट्रैप में फंस गया। तो क्या आंसर, द पैडलर वाज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट एंड वाज unable to find a way out of it. Now he has understood that he is trapped in the greed of 30 runner. यानी उसके लिए रैट ट्रैप क्या था, उसके लिए बेट क्या था 30 रनर्स थे, और उसको लगा भाई बेटा दुनिया को क्या कह रहा हूं मैं, तो खुद ही फंस गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन, ठीक है। अच्छा एडला विलियमसन का कैरेक्टर स्केच हमने देखा है ना आंसर राइटिंग में, वैसे इसको भी करना है कि एडला विलियमसन की बात क्यों मानी भाई, लड़की की बात क्यों मानी उसने, लड़की अच्छा बोल रही थी उससे इसलिए मानी। चलो व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन, ठीक है। क्या हुआ था ऐसा, क्या एडला ने ऐसा बोल दिया कि भाई पैडलर ने बोला कि हाँ यार ये सही बोल रही, जाता हूँ। शी assured him that he would be allowed to leave them just as freely as he came. Her friendliness made the peddler accept the invitation. क्या वो डर रहा था कि इसको पता तो नहीं चल गया कहीं मैंने 30 रॉनर चुराया है, तो ऐसे करके तो वो जा नहीं रहा था, ठीक है। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, तुम जैसे मेरे साथ आ रहे हो ना एकदम नॉर्मल होके, वैसे ही तुमको हम भेज देंगे, हम तुमको कहीं पे किसी को नहीं सौंप रहे, किसी को हम नहीं दे रहे। तो इस वजह से उसने पैडलर ने उसका एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन। नेक्स्ट, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। अच्छा लास्ट में जब पैडलर जाता है ना उसके घर से, तो एक चूहे की दानी में क्या एक लेटर देके जाता है उसके लिए और 30 रॉनर देके जाता है। तो एडला खुश क्यों हो जाती है, तो एडला जब वो लेटर पढ़ती है ना,
कि भाई कोई बात नहीं, उसने चोरी करी थी लेकिन उसने चोरी अपनी मान ली और उसने वो पैसे दे दिए, तो वो सारी चीजें देख के एडला खुश हो जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें से आपने देख ली। चलो इसका आंसर पूरा यहां तक आ गया। नेक्स्ट, व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ टू बी अ कैप्टन वन स्टेन। अब पैडलर जो होता है, जो एडला के लिए लेटर लिखता है, तो उसमें क्वेश्चन आ गया आपके कि जो पैडलर है उसने क्यों लिखा कैप्टन, ऐसा क्यों लिखा। तो आंसर क्या है, द पैडलर वाज अ थीफ। ठीक है, पैडलर क्या था, चोर था। बट एडला एंड हर फादर वार्मली रिसीव्ड हिम एज अ कैप्टन वन स्टेल। This friendly treatment changed his mind, so he wanted to behave as a captain. That is why he signed himself as a captain once. ठीक है, उन दोनों ने उसे प्रेम से उससे बात करी, अच्छे से बात करी, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने बोला ठीक है मैं तो आपको साइन कैसे कर लेता हूँ कैप्टन, क्यों लेके किस हिसाब से गए थे, मेरे को कैप्टन बना के तो लेके गए थे, तो मैं भी उसका साइन एज अ कैप्टन करूँ। चैप्टर नंबर 5 इंडिगो का अपना आ जाता है गांधी जी वाला, है ना, चंपारण। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। पहले आया है इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम में, और उससे 2 साल पहले वाले एग्जाम में भी, 3 साल पहले वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और इस बार भी रिपीट हो जाए, भगवान करे आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा छप जाए। व्हाई डू यू थिंक, गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला कि चंपारण एपिसोड जो था वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्यों, क्योंकि वो शुरुआत था, है ना, फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी की क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी का एक स्टार्टिंग था। वो जैसे ही अवेलेबल हुए, कहां से अवेलेबल हुए, चंपारण एपिसोड के बाद। तो क्या आंसर है, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ बिकॉज दिस मेथड ऑफ डिसोबीडियंस केम आउट सक्सेसफुल। तो उन्होंने किस तरीके से जीता था, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद तो करे नहीं थे, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही डिसेंट तरीके से वो वॉर जीता था। इस वजह से वो अपने आप की लाइफ में एक चेंज माने। द होल नेशन केम टू नो दैट दे कुड अपोज द ब्रिटिश। और उसके साथ क्या होता, पीजेंट्स डरते थे ना, जो डरते थे कि भाई ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ कुछ भी कर देंगे, तो वो उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद उनकी माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं, अब हम भी इनसे लड़ सकते हैं, हम भी उसको अपोज कर सकते हैं। किनको अपोज कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को अपोज कर देते थे। पीजेंट्स वर फिल्ड विद करेज एंड आफ्टर गांधी, तो पीजेंट्स जो थे, जो डरते थे, जैसे जैसे जो मांगते थे ब्रिटिशर्स उनको दे देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ज्यादा पावर में थे। तो ये सोच के ये सारी चीजें हुई, उसके बाद ही क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट बना। चलो, Why did Gandhi rebuke the lawyers? गांधी जी ने उनको क्यों डांटा था, उनको क्यों गुस्सा किया था, ये क्वेश्चन है। गांधी rebuked the lawyer for collecting a big fee from the poor peasants for their cases। तो गांधी जी ने एक बार, जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था ना, तब गांधी जी बुलाया था सारे लॉयर्स को कि भाई तुम इतने पैसे क्यों ले रहे हो इन पीजेंट्स से। इस वजह से उनको डांटा था। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बड़ी सारी फीस ले रहे थे पीजेंट्स से। नेक्स्ट, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब डेडिकेटेड, है ना। तो राजकुमार शुक्ला wanted Gandhi to visit Champaran. Gandhi was not in a position to visit Champaran immediately. Rajkumar accompanied Gandhi ji where he went. At last, Gandhi went with him. That is why he is described as being resolute. मतलब किसी चीज के पीछे पड़ जाना, है ना। अब जैसे आप हो, आपको कोई चीज नहीं आ रही है, अभी आप लेटर लिखना सीख रहे हो, लेटर आपको नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मेरे को सीखना है, सीखने का डेडिकेशन हो गया ना, एकदम डेडिकेटेड हो गया, उसके पीछे पड़ जाना किसी चीज के, वो क्या हो जाता है, रेजोल्यूट हो जाता है। तो गांधी जी उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो चंपारण आ सके, लेकिन क्या था, राजकुमार शुक्ला जहां गांधी जी जाए वहां राजकुमार जाए, है ना। तो ऐसे करते करते उन्होंने लास्ट में क्या किया, राजकुमार शुक्ला के वो चंपारण ला के ही माना, किसको, गांधी जी को। वो लाया, उस चक्कर में सारी ही चीजें सॉल्व हो गई, और जो पीजेस थे उनके ऊपर से जितने भी टैक्सेस थे वो सारे हट गए। चलिए, Why did Gandhi agree to be settlement of 25% refund to the farmer? अब गांधी क्यों एग्री हो गए 25% पे, उनको तो लेना 100% चाहिए था, लेकिन क्यों हो गए, क्योंकि क्या हुआ कि उन्होंने विक्ट्री दिलाई, किसको दिलाई, पीजेंट्स को दिलाई, और ब्रिटिशर्स को हाल झुका दिया। मतलब मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुमसे पैसे लूं, मेरा ये मकसद था मैं तुम इन लोगों को जिनको तुम डरा रहे हो, उनके सामने तुमको डरा और तुमको झुका दूं, ये वाली चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, Who was राजकुमार शुक्ला? Why did he request Gandhi to go to चंपारण? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी आया हुआ है कि राजकुमार शुक्ला कौन था और उसने गांधी जी को रिक्वेस्ट क्यों की। तो राजकुमार शुक्ला क्या था, एक गरीब सा पीजेंट था, एक फार्मर था, और उसने गांधी जी को इसलिए आने के लिए बोला क्योंकि वो चाहता था कि गांधी जी चंपारण आए और वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करे। चलिए, व्हाट वाज द एंशिएंट अरेंजमेंट बिटवीन द पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स एट चंपारण? एंशिएंट अरेंजमेंट क्या था कि टैक्सेस का एक एंशिएंट पुराना अरेंजमेंट कर रखा था कि इतनी क्रॉप पे इतना उनको टैक्सेस देना है। तो क्या था, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, मतलब जिससे क्रॉप होती है ना, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड देयर वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स।
The landlords compelled them to plant indigo on the 15% of their land and surrender the entire harvest. क्या होता था, पहला पुराना सिस्टम क्या था कि जितना भी लैंड एरिया था ना, वो सारा लैंड एरिया क्या होता था, ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। सबसे पहले जमीन मेरी है लेकिन उसका ओनर कौन है, ब्रिटिशर्स है, और वो जितना भी क्रॉप हो रही है उसका 15% थोड़ा बहुत मेरे पास रहने देते, बाकी सारा ही कौन ले जाएगा, एंटायर हार्वेस्ट कौन ले जाएंगे, ब्रिटिशर्स ले जाएंगे। और ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी डू अबाउट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण विलेजेस एट दैट टाइम। देखो इसको पढ़ के जान, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी का जो बेटा था और गांधी जी को वाइफ थी, उन्होंने क्या सोशल अवेयरनेस के लिए चेंजेस किए। ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये अभी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ था, जो क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से आते हैं क्वेश्चन पेपर्स, उसमें भी आया था। ठीक है, अभी जो बोर्ड ने पेपर डाला है अभी उसमें भी आया था, तो इसको पढ़ के जाना है ना। फॉर दिस गांधी अपील द टीचर्स। महादेव देसाई इन नरहरि पारिक with their wives volunteered for work. His son Devadas and the wife of Gandhiji, Kasturba, also came there. Primary school were opened in 6 villages. Kasturba taught the rules on personal cleanliness and community sanitation. Gandhi got a doctor to volunteer his service for 6 months. ठीक है, ये सारी चीजें जो थी सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, अवेयर करने के लिए, ये सारी चीजें करी गई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये वाला चैप्टर तो सबके दिमाग में ऊपर से गया है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो। कोथामंगलम सुब्बू, इसका पूरा नाम है, was considered number 2 in Gemini Studios because he was a multi-talented person. He was next to his boss. Subbu was the most suitable man for making films. He was a successful actor. He never aspired for lead roles. He always performed better than the main players. So he was very popular there. अब जो जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू का रोल पूछ ले आपसे, तो मेन जो ओनर था उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता था, सुब्बू आता था। सुब्बू बहुत ही टैलेंटेड था। ठीक है, सुब्बू के पास सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स थे, सारे ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस थे। ठीक है, अच्छा वो कभी भी ये नहीं बोलता था कि मेरे को लीड रोल दो, वो हमेशा अगर बैक में जो भी एक्ट करता था उसमें भी वो अपने आप को बहुत परफेक्ट शो करता था, और उसको कोई ऐसी डिमांड्स नहीं थी। वो जो फिल्म मेकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने जेमिनी स्टूडियोज को हेल्प करी है तो वो किसने करी है, कोथामंगलम सुब्बू ने। नेक्स्ट, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट डिड ही, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। The office boy was frustrated because he felt Subbu was responsible for his negligence, so he showed his anger on Subbu. अब वो आगे बताता था कि है ना, सुब्बू की वजह से मेरा है ना, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतनी पोएट्री लिखता हूँ, मैं इतनी कहानियां लिखता हूँ, लेकिन इस सुब्बू के बच्चे की वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो टैलेंट है वो सारा ही जा रहा है और मेरे को इधर उधर चाय पानी और मेकअप करने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से कौन था ऑफिस बॉय, उसको गुस्सा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, हु वॉज Subbu's principal? Mr. S.S. Vasan, the boss of Gemini Studio. S.S. Vasan, the boss of Gemini Studio, was Subbu's principal. Next question, who was the English visitor to the studio? अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पैसेज के अंदर एमसीक्यू अंदर आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी है और ये इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रही हूँ। ये काफी सारी जगह मैंने पढ़ लिया। और कौन आया था, स्टीफन स्पेंडर। अभी कभी याद कर लो भाई इसको, स्टीफन स्पेंडर जो था वो इंग्लिश विजिटर था, कहाँ आया था, जेमिनी स्टूडियो में आया था। ठीक है, what was pancake and why did the Gemini Studios buy it in the truckloads? pancake क्या था, एक मेकअप प्रोडक्ट था। क्या था, एक मेकअप प्रोडक्ट था, और जो जेमिनी स्टूडियो वाले थे वो खूब सारा मेकअप थोपते थे अपने एक्टर्स के ऊपर, इस वजह से वो ट्रक लोड्स करके वो मेकअप आता था। नेक्स्ट आ जाता है द इंटरव्यू। इंटरव्यू से क्वेश्चन अंबर्टो इको के भी बनेंगे, और इंटरव्यू से क्वेश्चन जो मेन इंटरव्यू का इनिशियल वाला पार्ट 1 है उससे भी बनेंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर से मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, ये इतना टाइम नहीं है। चलो, डू यू थिंक अंबर्टो इको लाइक्स, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक अंबर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। यस, आई थिंक अंबर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। अगर 20-30 वर्ड्स में आ जाए ना, तो ये इंटरव्यू तक लिखकर, यहां तक लिखकर फिर आपको लिख देना ही आंसर्स मुकुंद्स ऑल क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है,
ही सीम्स टू बी इन अ रिलैक्स्ड मूड। 20-30 वर्ड में आ गए तो ये 2 सेंटेंस लिखना, 60 वर्ड्स में आ जाए तो इतना सारा पूरा आपको लिख देना। डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ एज अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट एंड देन एकेडमिक स्कॉलर? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अम्बर्टो इको ने बोला था कि मैं वो प्रोफेसर हूँ जो संडेज को नॉवल लिखता है। तो क्या है, अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली। अम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट एंड देन द नॉवेलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी उसकी जो मीटिंग्स होती थी ना, गेट टुगेदर हो रही थी ना, वो सारी ही किसमें जाता था, एकेडमिक काम नहीं जाता था। उसको कभी ऐसे नहीं बुलाया था, कोई ऐसे गेट टुगेदर में नहीं बुलाया गया था जहां पे क्या हुआ, बहुत सारे राइटर्स आते हो, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप को एकेडमिक पहले बोलता है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द रोज। मेजर चीजें हैं भाई। द नेम ऑफ द रोज कैसे फेमस हुई, ये इसका क्वेश्चन है। यू सक्सेस द नेम ऑफ द रोज। क्या रीजन था? सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ। द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस नॉवल, ठीक है, बहुत सीरियस नॉवल था। इट्स सब्जेक्ट्स टू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडावल हिस्ट्री। मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडावल हिस्ट्री मतलब क्या हुआ? मेडावल हिस्ट्री मतलब जो पुरानी हिस्ट्री थी वो, मेटाफिजिक्स मतलब जो प्लैनेट्स वगैरह की बातें वगैरह, और थियोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट था। It sold 2 or 3 million in the US ecosays why it worked at that time is a mystery। अब इसका आंसर आपसे पूछ ले कि भाई क्यों। वैसे इसका आंसर अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि जो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि मैंने जिस वक्त उसको लॉन्च किया ना, वो वक्त अच्छा था, इस वजह से वो फेमस हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखना है, अपन ने लिख देना है कि भाई ये मिस्ट्री है। अभी तक भी नहीं पता चला अम्बर्टो इको को कि भाई ये क्यों इतनी फेमस हो गई, और ये कितनी मिलियन कॉपीज बिकी थी, 2 से 3 मिलियन, ठीक है। लेकिन जो इसका जो इसको पब्लिशर थी उसने क्या बोलता, मैं तो 3000 कॉपियां निकालूंगा, बिक जाए जो बड़ी बात है। लेकिन कितनी बिक गई? 2 से 3 मिलियन, ठीक है। व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? अब पॉजिटिव व्यूज भी होंगे और नेगेटिव व्यूज भी होंगे। तो पॉजिटिव व्यूज क्या है कि अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे तो उसके क्या क्या पॉजिटिव चीजें है ना। तो सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज आर इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म एंड इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इट इज एन आर्ट। इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि अभी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए इसकी जगह कि कौन सा सोर्स है जिससे हम किसी की भी डिटेल बहुत अच्छे से अपन जान सकते हैं ना। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है आपको क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी हमने ऐसे ही लिख देना है कि क्या है कि भाई जो भी चीजें फैक्ट्स वो हमारे सामने आएंगे, और कोई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी सक्सेस गेन करी, तो वो भी हम इससे सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? क्या बोलते हैं कुछ सेलिब्रिटीज के नहीं, इंटरव्यू ठीक चीज नहीं है, इंटरव्यू से तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्यों? उसका रीजन क्या था? इंटरव्यू डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू से ले रहा है इंटरव्यू, तो उससे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो उसकी प्राइवेट लाइफ के भी रिलेटेड होंगे। तो क्या बोला गया है कि भाई प्राइवेट लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इट इज इमोरल, कि इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, बहुत इमोरल चीज है, गलत चीज है। इट इज अ क्राइम टू रिवील समवन्स पर्सनल लाइफ सीक्रेट। अब जब इंटरव्यू, अब देखो है ना, जो मीडिया है ना वो 3rd पिलर है नेशन का, 4th पिलर है नेशन का। और 4th पिलर ऑफ नेशन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना पड़ेगा, और आंसर वो देना पड़ेगा जो बिल्कुल सही है। तो ये क्राइम है, ऐसा बोलते हैं कुछ इंटरव्यू देने वाले, ये क्राइम, और ये पूरे पर्सनल सीक्रेट सारे निकल जाते हैं, क्योंकि झूठ तो हम बोल नहीं सकते नेशनल टीवी पे, ठीक है। ये इसके रीजंस है कि क्यों कुछ लोग मना करते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इन टुडेज वर्ल्ड इज अ चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? देखो आ गया ना क्वेश्चन अबाउट पर्सनैलिटीज। इन टुडेज वर्ल्ड द चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी इज इंटरव्यू। का ये क्वेश्चन में से लास्ट में इंटरव्यू लिख देना। व्हाट वाज किपलिंग स्टैंड रिगार्डिंग इंटरव्यू? अब किपलिंग जो थे, अभी जो इंटरव्यू चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें अपन को किपलिंग की बात सुनने मिलती है। किपलिंग क्या बोलते हैं कि बहुत इमोरल है, ये क्राइम है, ये असॉल्ट है, ये ऐसा लगता है कि बहुत गलत काम कर दिया, मैं मेरी पूरी लाइफ में मतलब मैं परेशान रहा। उसकी वाइफ भी ऐसे कहती है कि नहीं, मैं बहुत इरिटेट हो रहा इस इंटरव्यू के चक्कर में, ठीक है, ये चीज। What is Dennis Brain's views regarding the position of an interviewer? According to Dennis Brain, an interviewer holds a position of unprecedented power and influence. अब क्या बोलते हैं डेनिस ब्रेन की, जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो क्या होता है, एकदम पावरफुल बंदा होता है, वो किसी भी आदमी को चौंका सकता है। वो किसी के सामने खड़े होकर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी, और ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो वो उसको भी चौंका देगा, उसको भी वो परेशान कर देगा। इस वजह से बहुत इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी होती है। कौन? इंटरव्यूअर जो होते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी होती है। क्या करते हैं वो? इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं वो? पावरफुल होते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे आंसर देना पड़ेगा। इस वजह से इंटरव्यूअर जो होते हैं उनको कोई छोटे मोटे आदमी को नहीं बनाते, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान को बनाया जाता है। चलिए, चैप्टर नंबर 8 आ गया आपका, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बच्चे आप लोग हैं ना, जो टीनेज की थॉट्स होती है, जो हीरो वर्शिपिंग होती है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर था। तो हमने इसमें बात करी थी सोफी की और जेंसी की। सोफी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा
थॉट्स देखती है, इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जीती है ना, वो होती है सोफी। सोफी की दोस्त होती है जेंसी, उसको पता होता है कि भाई हमारे सिचुएशन क्या है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें हमारे लाइफ में हमें क्या करना है। लेकिन सोफी झूठ पे झूठ बोलती है मैं डैनी कैसी से मिली, उसके भाई जियोफ से डिस्कस करती है, और ऐसे करके ये पूरी स्टोरी हमने देखी थी। इसके क्वेश्चन है डिड सोफी रियली मेट्स डैनी कैसी। सबसे पहला है कि भाई वो उसके इमेजिनेशन में मिली थी, तो क्या आपको लगता है कि सोफी डैनी कैसी से रियल में मिली थी? तो भाई वो नहीं मिली थी। ठीक है, नो करके उसका पूरा अपन को आंसर लिख देना। नेक्स्ट, व्हाई वाज द विच वाज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन। अब वो कौन सा ओकेजन होता था जब सोफी रियल में डैनी केसी से मिलती थी? जब वो फुटबॉल मैच होता था ना सैटरडे को, तभी वो डैनी केसी से मिल सकते थे, उससे अलावा तो नहीं मिलेगी, उसके थॉट्स में मिली थी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब सोफी। डिस्क्राइब सोफी आ गया या फिर कैरेक्टर स्केच आ गया तो बेटा आपको एक ही आंसर लिखना। ठीक है, अच्छा सोफी को डिस्क्राइब करने के लिए आप खुद को डिस्क्राइब कर लो, है ना। सोफी भी ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये कर लूंगी वो कर लूंगी करते आपके माइंड में आता होगा, अरे मैं तो ये कर लूंगा, एक बार 12th हो जाए फिर तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, 12th के बाद डायरेक्ट, ऐसा सोचते हो ना, बस वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट, हु इज जियफ। जियफ के बारे में आ जाए। ठीक है, एक तो आप चैप्टर का कैरेक्टर स्केच का जो है ना वो पढ़ के जाना, समरी पढ़ के जाना, तो अपने आप सब आ जाएंगे। एग्जाम में सोचते रहे ये जियफ कौन बुलाती है ना, ये वीडियो देख के जाना, और जिसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उसको भी थोड़ा भला हो जाए, है ना। बोले यार तूने जो वीडियो भेजी उसमें से इतने क्वेश्चन है, ऐसा होना चाहिए। Who is Geoff? What does he do? Geoff कौन था? वो सोफी का भाई था। वो क्या करता था? वो बहुत लंबा ट्रैवलिंग करता था, क्या सीखने के लिए? वो मैकेनिक, वो भी अपना मैकेनिक वगैरह ही सीख रहा था, तो उसके लिए बहुत लंबा ट्रैवल करता था। वो था कौन? जीएफ। और जीएफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सोफी नहीं पसंद थी कि वो बहुत चुप रहता था, है ना, बकड़ बोला नहीं था, वो इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट नहीं था। डज हर फैमिली बिलीव हर स्टोरी। अच्छा, जब सोफी बताती है मैं डैडी कैसे से मिली, उससे पहले भी उसने बहुत सारी स्टोरीज बताई तो उसको बिलीव करती नहीं करती, उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं करते कि तो चुप रहा, मत बोला का, है ना। विच कंट्री डिड डैनी कैसे प्ले फॉर। ठीक है, अगर आ जाए ना उसमें एमसीक्यू में, पैसेज वाले में, वैसे तो उसमें लिखा हुआ होगा लेकिन फिर भी आ जाए तो हमको क्या लिख देना, आयरलैंड के लिए खेलता था। अब आ गई हमारी पोइट्रीज। देखो, माय मदर एट 66 कमला दास ने लिखी है। ठीक है, जब हम इसका स्टैंजा लिखेंगे तो हमने लिख देना है कि स्टोरी का जो पोएम है उसका जो राइटर है वो कौन है ना। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, या फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर द पोएट इज सफरिंग फ्रॉम। दोनों क्वेश्चंस दोनों टाइप से बन सकते हैं, उनका आंसर सेम ही होगा कि द पोएट इज पेन टू सी हर मदर्स डेथ पेल फेस। क्या था? उसकी मम्मी का जो एक बहुत ही अजीब सा फेस था, जो एक येलोइश हो रहा था, मतलब जो डेथ, जो जिसके डेथ हो जाती है उसका फेस कैसा होता है, एकदम डार्क डार्क वैसा, इस वजह से वो थोड़ा अफ्रेड थी। शी सफर्स फ्रॉम अ चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हिम। बचपन से उसको एक ही डर लगता था, हम सभी को लगता है कि यार कहीं मेरे फैमिली का ये मेंबर को कुछ हो ना जाए, है ना। ये डर सबको लगता है, बचपन में आपको भी था, मुझे भी था, सबको होता है कि भाई नहीं, ये डर है कि मैं मेरी मम्मी को कहीं छोड़ ना जाऊं, मेरी मम्मी मेरे से कहीं दूर नहीं चल जाए, उसका डर था। ये आंसर आज क्वेश्चन आ जाता, अपन को आंसर लिख देना। Why are the young trees described as sprinting? देखो क्वेश्चन आ गया, ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कम से कम 50 बार लिखवाया। ओल्ड एज इज लाइफ लाइज एंड पेल while young age is full of joy and energy। यंग एज जो होती है वो कैसी होती है? एकदम जॉयफुल होती है, एकदम एनर्जेटिक होती है, इस वजह से उनको स्प्रिंटिंग बोला है। ठीक है, तो जो इसका आंसर आप लिखोगे, ओल्ड एज इज कंसिडर्ड low and not useful, but according to Kamala Das, young trees gives hope एंड जॉय। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये आंसर लिखो। नेक्स्ट, Why has the mother been compared to the late winter moon? देखो पहले जो हमने आंसर लिखा ना, उसकी मम्मी का पेल फेस हो रहा था, तो लेट विंटर मून कौन सा होता है? शाम के टाइम जब मून अपन को थोड़ा बहुत दिखने लगता है, उसका आगे एकदम जाली जाली से नजर आती है, क्या कहते हैं उसको? फॉग कहते हैं ना, फॉग कहते हैं। वो एकदम ऐसे बादल सा नजर आता, तो वो कैसा लगता है? एकदम डल डल सा लग जाता। बस वैसे ही लेट विंटर मून, इसको बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है ये। लेट विंटर मून मतलब शाम की जो विंटर्स में जो शाम होती है ना, कोहरा कोहरा हो जाता है,
वो वाला विंटर मून उसकी मम्मी को क्यों बोला था, बस उसकी मम्मी का कैसे कर्व्स जैसा फेस हो रहा था इस वजह से बोला है, ये आप इसमें से देख लेना। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर, अब पोइट ने अपनी मम्मी को पूरा डिस्क्राइब किया है, इसमें सारा ही पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, तो वो आपको इसमें से देख लेना। पोइट डिस्क्राइब हर मदर्स एजिंग फेस टुवर्ड्स द पेल एंड डीम, ऐसा बताया डीम लाइट हो जाते हैं बिल्कुल कम लाइट, पेल एकदम येलोइश, एंड द लेट विंटर मून एंड दोस जर्नी ऑफ लाइफ इज अबाउट टू एंड, ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी की बस अब डेथ होने वाली है, वो उसको सोचती है बार बार यही चीज सोचती है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, आगे क्वेश्चन बार बार बोला है थीम पढ़ो। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम माय मदर्स होम टू कोचीन, कोचीन ही लिखना, कोचिंग मत लिख देना, तुम कोचिंग जाते हो तो कोचिंग मत लिख देना, कोचिंग ये इसके अंदर भी COA आता है, ठीक है, कोचीन है, क्या है कोचीन है, टर्म्स का याद रखना। The poet sadly looks at her aged mother's wrinkled and colorless face and she suffers from her childhood fear of losing her mother। एक ही एक चीज है इसमें कि भाई कमला दास जो थी वो जा रही थी, बस वो गाड़ी तक की बात, तो उसने कविता लिख दी कि मेरी मम्मी का ऐसा फेस हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मेरी मम्मी को लूज नहीं कर दूं, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कोचीन, COCHIN, वो ध्यान रखना है। बाकी पूरी ही नेगेटिव चीजें बता देती है कि बूढ़ी है, उनकी एज, उनका पेल फेस हो रहा है, ये सारी चीजें उसने मम्मी के लिए है। स्टेंजास दो, हालांकि ये तो पूरी पोएम है, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा है उसके रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि पोएम कहाँ से ली गई है, पोएम ली गई है माय मदर 66 किसके लिए, किससे लिखी गई है, कमला दास, और कमला दास क्या थी, इंडियन एंग्लियन पोएट थी। नील भी लिखो तो भी चलेगा, बस इतना लिख देना रेफरेंस की इस पोएम को, इस पर्टिकुलर ये लाइंस इस पोएम से ली गई है। अब जब तक आप ये थोड़ी बहुत कविता पढ़ के नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, यू हैव टू रीड द पोएम, ठीक है। और इसका राइटर जो है वो राइटर के नाम मैंने पहले ही बोला था, अभी बोला याद करो। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि टोटल थीम क्या है स्टोरी की, है ना, पोएम की टोटल थीम क्या है वो उसका कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब एक बात और, अगर आपने पूरा एक एक सॉल्व करना आता है तो ठीक, नहीं तो इस जो पोएम का समरी है, बेसिक समरी है, वो आप लोगों को पढ़ लेना है। ये तीनों ही स्टेंजा का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपकी पोएट्री जो इंपॉर्टेंट है वो है कीपिंग वाइट, किसने लिखे हैं, पैब्लो नेरूदा, याद करते चलना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे जितने भी दिख रहे हैं। व्हाई डज द पोएट वांट टू अस टू कीप क्वाइट, पोएट क्यों चाहता था कि अपन चुप रहे, भाई इसलिए चुप रहे क्योंकि थोड़ी देर के लिए पीसफुल मोमेंट क्रिएट करें, थोड़ी देर के लिए हम इंजॉय करें अपने आप की प्रेजेंस को, इस वजह से वो चाहता है कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, भाई मत बोलो। व्हाई डज द पोएट नॉट वांट अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्या बोलता है कि पोएट क्यों चाहता था कि हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि वो चाहता था कि हम उस साइलेंस को सुने, है। वो क्या चाहता था कि बिल्कुल चुप हो जाए और बहुत सारी जो साउंड आ रही है वो सारी बंद हो जाए, हम एक साइलेंस को सुनने की कोशिश करें। द पोएट वांट्स अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज सो दैट वी मे इंट्रोस्पेक्ट एंड इवेल्युएट आवरसेल्फ, यानी हम खुद के अंदर, जब हमारे अंदर की जो हमें एक हमारा खुद का होता है ना, अपने आप को समझे, उस वक्त अपने आप को एवेल्युएट करे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, उस साइलेंस में अपन को वो सुनने को देखे। What will be an exotic moment, सारे चैप्टर के बाद नाम ये क्वेश्चन के बाद चैप्टर आएगा तो घबराना मत, ये देख के क्या exotic था। An exotic moment will happen when all machines stop for a second and people do not talk in any language, then there will be complete stillness। अब exotic moment मतलब बहुत अच्छा moment है ना, इस पर्सपेक्टिव में बहुत शांति वाला moment कौन सा होगा, जब सारी मशीनें बंद हो जाएगी, है ना। लॉकडाउन में जैसे कितनी शांति थी, दूर से दूर तक कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वैसे ही एक्सोटिक मोमेंट कौन सा हो जाएगा, जबकि सारी मशीनें बंद हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल साइलेंस हो जाएगी, वो एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट द पीपल टू बी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड वॉर, पोएट क्या चाहता था कि भाई लोग लड़ाई और उसके अलावा क्या करे, वो क्या करे, वो सिर्फ चुप रहे, क्या करे, चुप रहे, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के साथ सबका साथ सबका विकास करे, ये चाहता था कौन, पैब्लो नेरूदा। चलो तब से चाहता था वो, है ना। What lesson can the earth give us? अब अर्थ हमें क्या लेसन देता है, the earth teaches us that inactivity and silence do not mean death, rather it enables regeneration and interception। regeneration and interception मतलब कि नया जन्म, ठीक है। अर्थ के ऊपर अगर किसी ट्री से कोई लीफ या कोई छोटा सा बीज गिरा तो अर्थ उसको मौका देता है कि तू रीग्रो कर, है ना, क्या कर देता है, तू रीग्रो कर। वैसे ही हम ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, अगर कोई हमारे पास आता है, किसी हेल्प के लिए आता था, आप उसे बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू चल एक काम कर, तो उससे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। तो क्या बोलता है, रीजनरेशन एंड इंटरसेप्शन, यानी किसी की भी हर सिचुएशन में मदद करना। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिलनेस एंड टोटली इनएक्टिविटी, कैसे बताता है, स्टिलनेस ब्रिंग पीस एंड प्रोग्रेस फॉर मैनकाइंड व्हाइल टोटल इनएक्टिविटी मींस डेथ। अच्छा,
ये बोलता है पोएट की टोटल इनएक्टिविटी हो गई, बिल्कुल सापाचट मामला हो गया, बिल्कुल इनएक्टिव हो गया ह्यूमन, मतलब क्या हो गया भाई, वो डेथ हो गई। लेकिन अगर हम सांस ले रहे हैं ना, उस स्टिलनेस में हमारे सांस लेने की आवाज आती है ना, तो वो एक्टिव है ना, तो वो एक्टिविटी है। लेकिन टोटल स्टिलनेस कब हो जाएगी, टोटल स्टिलनेस तभी होगी जब हम कब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। व्हाट इज द कॉज ऑफ आर सैडनेस अकॉर्डिंग टू पोएट। अब हमारी पोएट के अकॉर्डिंग हमारे दुख के कारण क्या है, हमारे दुख के कारण कौन है, हम खुद हैं। मेरे पास छोटा कीपैड वाला फोन था, पड़ोसी के पास देखा, अरे इसके पास तो वो है यार एंड्रॉइड है, और उसके पास वाले पड़ोसी के पास आईफोन था, तो मैंने मेरे को तो आईफोन चाहिए। तो कंफर्ट्स को देख के हम, हमारे जो डिजायर्स हमारी जो बढ़ जाती है, वो ही क्या है, सबसे बड़ी सैडनेस है हमें दिखाने की वाली। ठीक है, इलॉबरेट अपन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखो आ गया ना, बोला था ना आएगा, आ गया। सेंट्रल आइडिया बता दो कीपिंग क्वाइट है, कि एक्चुअली जो पोएट है वो चाहता क्या है भाई, तो हमको चुप रख के करना चाहता क्या है, तो वो क्या चाहता है, द पोएट कीपिंग क्वाइट, द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज बाय पैब्लो नेरुदा। लिख देना इसने, लिखा ना, समझदार है। टेल्स अस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन इवैल्यूएट अस। अच्छा चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे तुम लोग ऐसे लिखोगे कि जो पैब्लो नेरुदा है वो हमें चुप रह के ये बताना चाहता है कि अगर तुम चुप रहोगे ना, तो तुम ये देख सकोगे तुम खुद क्या चीज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या है कि अभी आप चला रहे हो यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहे हो, लेकिन अरे यार बहुत देर हो गया पढ़ाते पढ़ाते, इसको मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, और रील्स स्क्रॉल करने लग जाओ। ठीक है, फिर ये नाचा वो नाचा वाली वीडियो देखोगे, फिर एकदम याद है मेरे को तो पढ़ना है, मेरे तो परसों एग्जाम है। तो वो होता है तुम्हारे लिए स्टिलनेस, ये हो गई अपने पैब्लो नेरुदा के लिए स्टिलनेस। तो वो क्या चाहता है कि तुम खुद को इवेल्युएट करो, खुद को तुम समझो, देखो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इस वजह से वो अपन को चुप रखना चाहता है। इट विल फिल आवर लाइफ विद न्यू एनर्जी एंड इट विल रिलैक्स आवर माइंड। स्टिलनेस ऑफ फ्यू सेकंड्स विल रिड्यूस पॉल्यूशन ऑन अर्थ एंड इट विल रिजुवेनेट नेचर ऑल्सो। साथ ही साथ क्या होगा कि हम चुप रहेंगे, हम खुद को भी एवेल्युएट करेंगे, स्टिलनेस रहेगी, थोड़ी शांति रहेगी, तो भी अच्छा लगेगा। और एट द सेम टाइम वो क्या चाहता है कि वो नेचर से बहुत प्यार करता था, तो वो क्या चाहता है कि पॉल्यूशन नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो पॉल्यूशन नहीं होगा अर्थ में। तो जितना पॉल्यूशन हो सकता था उन पर्टिकुलर सेकेंड्स में, वो तो एक्चुअली नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गई आपकी ये सारे रेफरेंसेस, स्टैंजास जिनके आपके रेफरेंसेस कर लेने। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को इस वाली पोएम में जो जॉन केट्स ने लिखी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, कि ये कहना क्या चाह रहा है भाई। पूरी एंड तक यही लग रहा है कि ये सब चीजों को सुंदर कह रहा है, तो हाँ भाई ये सुंदर ही कह रहा है, और यही कहना चाहता है कि नेचर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, नेचर से हमें प्यार करना चाहिए। पिंट से लेके प्लेन तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी ही ब्यूटीफुल है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन द पोएम, ये अगर आ जाए तो तुम्हारे को आंसर नहीं भी आता हो ना, तो जो भी सुंदर लगता हो सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड के, वो सब लिख देना। गर्लफ्रेंड का नाम मत लिख के आना, एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, जॉन केट्स being a poet of nature admires all objects of nature. In the poem he mentions several things of beauty. क्या क्या बताता है वो, सूरज भगवान, चंदा मामा, डेफोडाइल फ्लावर, स्मॉल स्ट्रीम्स, ट्रांसपेरेंट वाटर, मस्क रोजेस, ये सारी चीजें जो है उसने ब्यूटीफुल बताई है। फटाफट से अभी चेप लो दिमाग में कि ये चीजें उसने क्या बोली है, कि ये सारी चीजें क्या है, एडमायर करती है, क्या है, ब्यूटीफुल चीजें। नेक्स्ट, दिस द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब चीजें ये जो अच्छी लगती है वो भी, और चीजें जो बुरी लगती है वो भी, ये भी बता दे अब क्या क्या पेन देती है। लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, लैक ऑफ नोबिलिटी, अनहेल्दी एंड इविल वेज अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिसअपॉइंटमेंट प्रोवाइड करा थी। कैसे, लैक ऑफ, सबसे पहले क्या बोला है उसने, ह्यूमन क्वालिटीज। ह्यूमन क्वालिटीज के अंदर मतलब कोई भी इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अपने खराब कर्मों की वजह से चीजें खराब कर रहा है, वो। लेक ऑफ नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब सबका अच्छा चाहना चाहिए, कोई बुरा नहीं होता, सारे भगवान के बंदे हैं, सारे भगवान के बच्चे हैं, कोई किसी के साथ गलत करे तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनली मैं देखूं तो मेरे को तो बिल्कुल ही गलत लगती है। भाई कोई भी है रास्ते चलते कुत्ते को तुम पत्थर मारते हो ना जैसे, तो वो बहुत गलत बात होती है, तुम्हारे को ना भगवान पाप देगा उस चीज के लिए। लेक ऑफ नोबिलिटी, नोबल रहो, अच्छे रहो, शांत रहो, डिसिप्लिन रहो। नेक्स्ट, इविल वेज अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब एक होता है कि शांति से 7-8 घंटे मेहनत करके अपना रोजी रोटी खाना, एक होता है दूसरों की मारपीट करना और एकदम ऐसे हिस्ट्री शीटर बन जाना, आतंकवादी बन जाना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, फिर पैसे कमाना। तो ये गलत चीज है ना, तो ये गलत चीजें हैं, हमको पेन्स एंड प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर। अब ये आतंकवादी वाले बात भी लिख सकते हो, इसमें कोई मना नहीं करेगा आपको, ना ही एग्जामिनर आपका आंसर गलत करेगा, क्योंकि उसको भी पता है। नेक्स्ट, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। टॉपिक है, उसका आंसर लिखना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स ब्यूटी कीप्स इंक्रीजिंग। जो सुंदरता है नेचर की वो बढ़ती ही जाती है, कीप्स इंक्रीजिंग एज मेनी टाइम्स एज वी लुक एट इट, इट गिव्स अस एंडलेस प्लेजर एंड फॉरएवर। अब मैं अभी इतना बढ़िया, अभी हमारे उदयपुर में बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत शानदार मौसम, और अभी मैं जाके फतेह सागर के पाल पे बैठूं तो मेरे को बुरी लगेगी क्या?
फतेह सागर तो सूखला लग रहा, नहीं लगेगा, मेरे को तो बहुत सुंदर लगेगा। और मैं बार बार उस पानी को देखूंगी कि यार फतेह सागर का वाटर लेवल बढ़ता था, मेरे को अच्छा लगेगा ना। तो जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो बहुत सुंदर लगती है, हर बार उसको अपन देखते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड कराती है हमें? जॉय। जॉय यानी खुशी। तो कोई भी सुंदर चीज कब अपन को दुख प्रोवाइड, ये इतनी सुंदर चीज है, अच्छा कितनी सुंदर चीज है, ऐसा कभी बोला कि अच्छी चीज को? नहीं बोला ना। तो वो जॉय प्रोवाइड करती है, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से लो, चाहे नेचर की लो, चाहे पर्सनली लो। नेक्स्ट, व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? अब थिंक ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती है, हमें क्या प्रोवाइड कराती है? जॉय। उल्टा क्वेश्चन आ गया। अ थिंग, अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अ इटर्नल जॉय, हमें आंतरिक आत्मिक सुख देता है। रिमूव्स आवर सफरिंग, हम तो प्रॉब्लम होते हैं ना, अब जब तुम लोग जैसे अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, अब मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो, वीडियो देख देख थके, रील्स स्क्रॉल कर दो, तुम्हारे लिए वो जॉय है। तो तुम्हारी जो सफरिंग है, तुम्हारा जो स्ट्रेस है, उसको कौन रिलीज कर रहा है भाई? कि रील्स जो डांस वगैरह वाली एकदम जो मोटिवेशनल कोट्स है, वो सारा तुम्हारा जॉय तुम्हारे को दे रहे हैं। सही बात है, यही बात है। एंड सैडनेस फ्रॉम आवर हर्ट, और हमारा अंदर से जो दुख पीड़ा है ना, वो 5 से 10 मिनट के लिए वो गायब हो जाती है, लेकिन फिर याद आ जाता है क्या है, मेरे तो एग्जाम है, परीक्षा है, अब कहीं करूं, पूरा साल नहीं पढ़ी हूं, अब कहीं करूं, तो वो है। नेक्स्ट आ जाता है आपके स्टैंजास। ये स्टैंजास आपको खुद को ही सॉल्व करने, ठीक है। ये 2 स्टैंजास है, दोनों स्टैंजास को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ गया अपना रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड वाले भाई साहब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर को क्या चाहिए कि भाई तुम कुछ मत करना जीवन में, लेकिन जो ये रोड साइड स्टैंड पे दुकानें लगा के बैठे हैं उनसे 10 रुपए का भी सामान खरीदना, लेकिन खरीदना, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मामूली से 2 से क्वेश्चंस ही हैं, 2-3 हैं। व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग? अब जो रोड साइड स्टैंड पे जो स्टैंड लगे होते हैं वो क्या बेचते हैं? तो क्या बेचते हैं? दे वर सेलिंग वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन गॉड्स। नहीं आता कोई बात नहीं, एप्पल बनाना कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा क्या बेचते। सम वर द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ द माउंटेन्स फॉर सम रुपीज, और कोई कोई फोटोज वगैरह। अब ये पर्सपेक्टिव में है, इधर अपने हिमाचल चल जाओ, अपने रोड साइड स्टैंड पे क्या बेच रहे हैं वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट डू सम कार ओनर्स स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड? अब कुछ कार वाले क्यों रुक जाते थे? क्यों रुक जाते थे भाई? या तो उनको गाड़ी घुमानी है कि यहाँ पे जगह ऐसे गाड़ी घुमा लेते हैं, या ये रास्ता आगे कटे जाई रहो है 20 किलोमीटर बाद कसो गाँव आई कि अणी गाँव यो गाँव करते देर में पहुंचाऊंगा, ये पूरी चीजें पूछने के लिए रोड साइड स्टैंड पे दुकाने वाले, ये जो गाड़ी वाले गाड़ी रोकते। नेक्स्ट, हाउ डू गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विस एजेंसीज befool the rural folks? The government, social officials and agencies befool the rural folks by making false promises here which they never fulfill. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट था कट्टर, मतलब कट्टर आदमी, इसको अमीर लोग और पॉलिटिशियंस बुरे लगते हैं, है ना, ऑल ओवर इस लाइफ। इनको कोई भी आप पढ़ लोगे ना स्टोरी, तो आपको ये लगेगा कि ये मतलब बहुत कट्टर है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, हम भी देखें तो वो अपने प्रोमिसेस करके जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रोमिसेस करके, और एक भी प्रोमिस पूरा करना वापस नहीं आते। हम आपके यहाँ पे नाली तोड़ी, नाली अभी कल की कल बनेगी, वो कल का कल 5 साल बाद भी नहीं आता, नेक्स्ट इलेक्शंस में आता। तो बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी इसी चीज का गुस्सा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फेक प्रोमिसेस करके चले जाते हैं और उनको रूरल फॉक्स को पागल बनाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन करते बढ़ते कुछ नहीं है। ये गुस्सा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर का। इसमें जो स्टेंजा है उसके रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना, ठीक है, ये सारे स्टेंजाज ही हैं। ये आ गया अपना आन जेनिफर टाइगर। एड्रिन रिच ने इसको लिखा है, और एड्रिन रिच क्या बताती है, जो विमेन्स की सोशल कंडीशंस खराब है ना, वो जो उनको पैट्रियार्चिक सोसाइटी जो है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें विमेन्स की क्या स्थिति है वो करके आन जेनिफर टाइगर की स्टोरी लिखी है, किसने, एड्रिन रिच ने। अब एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, व्हाई इज आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर wool, sorry. Aunt Jennifer's hand are moving through her wool. She seems to have grown old. She had many bitter experiences in her life. Aunt Jennifer हर थी ना, in her life. Hence, she is finding it difficult to pull the needle through the wool. अब इसमें शब्द आ गया क्या, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब कांपना, कि वो जैसे वूल ऐसे बना रही थी ना, अपना शेर बना रही थी, वो तो ऐसे ऐसे कांप रही थी, उसके हाथ तो क्यों कांप रहे थे, उसकी एक तो एज भी हो गई थी, एक वो बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी, उसका हस्बैंड आ जाएगा तो उसको फटाफट से वो चीज फेंकनी पड़ेगी, क्यों, वो उसके सामने वो चीज नहीं बना सकती थी, ठीक है। हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट? कि टाइगर्स को कैसे डिस्क्राइब करा, जैसे आप और मैं डिस्क्राइब करेंगे वैसे ही पोइट भी डिस्क्राइब करेगा। कैसे करेगा भाई, देखो, द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड द टाइगर्स एज द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट।
They are fearless of the man standing under the tree. They are bright yellow like topaz. They pace in sleek and chevalier certainty. क्या बोला है कि जो टाइगर्स होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते, है ना। अगर आप और मैं जंगल में चल जाए, कोई इंसान में नजर आ जाएगा तो अपन डर जाएंगे, वो बाप रे ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, अपन को तो वो क्या लगेगा, शेर ही लगेगा। तो लेकिन जो टाइगर्स होते हैं उनको डर नहीं लगता। उनको क्यों डर नहीं लगता कि भाई वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग मानते हैं, अपने आप को बहुत ही डोमिनेंट मानते हैं, और वो एक्चुअली जंगल का राजा होता है तो मानेगा, ठीक है। वो एकदम स्पार्क दिखता है एकदम, किसी अगर अपने सामने कोई टाइगर है कैसा लगता है कि क्या शानदार लग रहा है, क्या चमक रहा है यार, उसकी आंखें तो देख यार एकदम चमक रही है। बस वैसा ही टोपाज एंड ऑल दैट इन वर्ड्स को यूज किया गया। नेक्स्ट, Why does the uncle's band indicate? अंकल का जो बैंड था, अंकल का जो बैटिंग बैंड था जो कि आंट जेनिफर ने पहन रखा था, वो क्या इंडिकेट करता था? वो क्या इंडिकेट करता था? वो कि फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी लड़की शादी करके जाएगी, गले का मंगलसूत्र क्या इंडिकेट करेगा? पहली चीज तो कि वो शादीशुदा है, दूसरी चीज उसके पास क्या है? फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या है? फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है। बर्डन माने तो बर्डन है, अच्छा माने तो अच्छा है। अच्छा कब मानेगी? जब उसके साथ कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आंट जेनिफर के साथ गलत होता था, इस वजह से उनके लिए क्या था? बर्डन था। चल, Why are the tigers a complete contrast to Jennifer's life? बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल अलग कैसे था कि आंट जेनिफर तो बहुत डरपोक थी, लेकिन टाइगर जो होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस वजह से अलग। चलो, ये जो स्टेंजाज है उनको सॉल्व करना, सॉल्व करे हुए पढ़ लेना, कुछ मेहनत नहीं करनी। चलो चलो चार्ली के पास चलते हैं, थर्ड लेवल में। अब ये बेवकूफ बनाएगा। चलो, क्या है क्वेश्चन थर्ड लेवल? अच्छा, ये विस्टास के क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, विस्टास के क्वेश्चन है। और विस्टास के क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के तो 2 आएंगे और एक 4 नंबर का आएगा, तो हो गए 8 नंबर। 8 + 6 एमसीक्यू विस्टास से ही आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 और 9, 10 और 4 14 नंबर के, ठीक है। 14 नंबर की क्या आ रही है? विस्टास आ रही है। चलो, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ओनली एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? आप क्या समझते हैं? या फिर हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप? ये क्वेश्चन आ जाए दोनों तो आंसर एक ही बैठेगा कि हाँ, एस्केप था चार्ली के लिए। क्यों? क्योंकि वो वहां अपनी स्ट्रेस, अपनी टेंशन, अपने वरीज को भूल जाता था। भूलने के लिए वो पर्टिकुलर अपनी इमेजिनेशन में कंसिडर कर रहा था कि इसको थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। व्हाई डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल क्या था? थर्ड लेवल कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं करता था। थर्ड लेवल तो केवल क्या था? चार्ली की इमेजिनेशन था, ठीक है। देखो ये आ गया ना, थर्ड लेवल क्या था? सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन था। He finds this place where he can escape from the modern world that is full of insecurity, war, worries and fear. क्या बोलता था कि चार्ली जब थर्ड लेवल पे गया था उसने क्या देखा था कि वहां पे पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने के कपड़े, पुराने जमाने की दीवारें, पुराने जमाने के पैसे। तो आज की लाइफ में जो इनसिक्योरिटी है लोगों की, उससे एस्केप करने के लिए अगर हम सोचते हैं कि पहले टीवी नहीं थी, पहले फोन नहीं था, पहले तो लोग एक दूसरे से बातें करते थे, तो वो कहता आज की जो सोसाइटी, जो परेशानियां है ना, उनसे भागने के लिए पुरानी बातें हम सोच के डिस्कस करते हैं ना, वैसा ही चार्ली की सिचुएशन थी, ठीक है। तो ये उसका आंसर है। वो चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या था कि चार्ली वापस गया था क्या? तो चार्ली वांटेड टू गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। इतना तो क्वेश्चन में से आ गया। बट द थर्ड लेवल बीइंग हिज इमेजिनेशन, ही वुड नेवर गो टू बाय टिकट्स, ठीक है। क्या हुआ? वो जा सका क्या? वो टिकट लेने नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि भाई इमेजिनेशन थी, कैसे जाता? वो अपने थॉट्स और इमेजिनेशन में चला गया था, लेकिन वो इमेजिनेशन थी, वो नहीं जा सकता। व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी? क्यों? क्योंकि उसको क्या लेना था? उसको गैल्सबर्ग के लिए टिकट लेनी थी, अपने और अपने वाइफ के लिए। एक दूसरे से आंसर्स कनेक्टेड है। What had Sam written on his letter to Charlie? अब सैम ने क्या लिखा था चार्ली को कि मेरे को यहाँ पे आए हुए कितने वीक हो गए? 2 वीक हो गए। एमसीक्यू में आ जाए कि चार्ली को थर्ड लेवल पे कितना टाइम हो गया था? इमेजिनेशन ही थी, ठीक है बेटा। कितने वीक हो गए थे? 2 वीक हो गए थे, ठीक है। और ये कैसे प्लेस है? ये एक रोमांटिक प्लेस है जहाँ पे लोग बहुत ही शांति से रहते हैं, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग यही चलता रहता है। ये उस पूरे लेटर में उसके लिए लिख देता है। नेक्स्ट, व्हाट वुड सैम हैव डन इन गैल्सबर्ग फॉर हिज लिविंग? व्हाई? अब सैम जो गैल्सबर्ग में क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ को जीने के लिए, खाने पीने के लिए? तो सैम विल सेट हिमसेल्फ up in a hay and green business that there at Galsburg because everyone is happy and contented there, so no one needed a psychiatrist there. क्या बोलता है चार्ली कि शायद ना सैम ने मेरे हिसाब से ना ये बीज वगैरह और ये ग्रेन्स वगैरह बेचने वाला काम वहां पे स्टार्ट करते होगा। क्यों? क्योंकि साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी क्या थर्ड लेवल पे? क्योंकि वहां पे तो लोग वैसे भी हैप्पी है, वैसे भी खुश है, वैसे भी कंफर्ट के अंदर है, तो वहां पे किसी को भी क्या नहीं चाहिए? साइकेट्रिस्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीन बाय चार्ली। अब चार्ली ने जो भी देखा था ना थर्ड लेवल पे, वो सारा ही आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रॉपरली इस आंसर को पढ़ना और इस आंसर को याद कर लो। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गए हैं, इस एमसीक्यूज को आप अच्छे से देख लेना। द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, कहां की बात कर रहा था? अगर नरेटर कहां की बात कर रहा था थर्ड लेवल का, तो वहां पे आंसर आ जाएगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। अगर ये आ जाएगी थर्ड लेवल, सॉरी थर्ड लेवल कहां था, तो वो कहां था उसकी इमेजिनेशन में। ये दोनों चीज को याद रखो। एमसीक्यूज बेटा ये पढ़ लेना, इसमें से 6 के 6 इसी के अंदर से आएंगे, मेरी गारंटी। हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में बात कौन कर रहा था पूरे चैप्टर में? चार्ली कर रहा था, ठीक है, तो चार्ली आंसर। थर्ड लेवल क्या था? थर्ड लेवल एक इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म था, किसके लिए? चार्ली के लिए। चार्ली गॉट अ लेटर फ्रॉम, किससे मिला था? उसके दोस्त से मिला था। व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विद चार्ली, व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विद चार्ली सॉ एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के न्यूज़पेपर पे उसने क्या डेट देखी थी? तो क्या देखी थी? 11 जून 1894 देखी थी उसने, ठीक है, तो ये डेट याद कर लेना। फिर एक और जो सैम का था, वो सैम का लेटर कब का आया हुआ था? 18 जुलाई का, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट सैम क्या था? सैम एक साइकाइट्रिस्ट था, उसका दोस्त था ना, जिसके पास उसकी वाइफ उसको लेके गई थी, तो क्या था? साइकाइट्रिस्ट था। चार्ली किससे सफरिंग था? चार्ली स्ट्रेस से सफर था, और जो डैरी था वो किससे सफर था? इंफीरियरिटी कॉन्फ्लेक्स, ठीक है, ये भी आगे आएगा, इसका एमसीक्यू भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है। चार्ली वाइफ का नाम क्या था? लीजा था। नेक्स्ट द स्टैम्प एंड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सा प्रेसिडेंट थे? गैरफील्ड थे। नेक्स्ट व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड द थर्ड लेवल, क्या था? द वर्ल्ड था। चलो भाई नेक्स्ट ये एमसीक्यूज और आ गए आपके कि अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द सॉन्ग, कौन सा था? सीइंग नैली होम जो था वो गाना वहां पे गा रहे थे, कहां पे? थर्ड लेवल पे गा रहे थे। और सैम को कितना टाइम हुआ था थर्ड लेवल पे? भाई वो भी हमको पता है कि 2 वीक हो गए थे उसको वहां पे रहते रहे। चलो टाइगर किंग के एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। टाइगर किंग का जो मेजर क्वेश्चन बनता है, देखते आगे है कि नहीं, नहीं तो अपन लिख देंगे। टाइगर किंग का फटाफट से ये एमसीक्यूज देख लो। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम है, ठीक है। नेक्स्ट द टाइगर किंग बिकम द किंग एट द एज ऑफ, कितनी एज में किंग बना था वो? मतलब 20 साल का था तभी वो बन गया था, क्या राजा बन गया था भाई, अपन तो कुछ नहीं बन सके। और ये क्या था? कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस, कहाँ पे? जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइगर सारे खत्म हो गए थे और उसको अपना टारगेट 100 टाइगर्स का फिक्स करना था। नेक्स्ट द किंग सक्सीडेड इन किलिंग, कंफ्यूज मत होना, 100 टाइगर्स नहीं मारे थे। 100 टाइगर किसने मारा था? उसके जो साथ वाले हंटर्स थे उसने मारा था, उसने केवल 99 टाइगर्स ही मारे थे। इस वजह से आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा 99 टाइगर्स। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स? 10 साल का था जब उसने पहले क्लियरली वर्ड्स बोले थे, और 20 साल का था तब क्या हुआ था? राजा बना था। राजा लिख दो क्या? राजा बना था, ठीक है। चलो द 100 टाइगर वॉज ब्रॉड फ्रॉम, कहां से लाया गया था? वो मद्रास से लाया गया था। कौन सा पार्क था? पीपल्स पार्क था मद्रास का। द 100 टाइगर वॉज किल्ड बाय, किससे? हंटर्स से किल किया गया था। या फिर इसमें अगर आ जाए को हंटर्स, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साथ वाले हंटर्स जो थे उन्होंने मारा था। नेक्स्ट महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था भाई? वो अपना निशाना जो था, उसका जो टारगेट जो था, जो उसने मिस कर दिया था। नेक्स्ट ये सारे एमसीक्यूज और देख लेते हैं फटाफट से। द किंग ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिज सन, के तीसरे बर्थडे में उसको चेता आया कि उसका बेटा 3 साल का हो गया, उसके लिए चलो गिफ्ट लेके जाता। उससे पहले तो बिजी था टाइगर मारने में, तो क्या लेके जाता है? वुडन टाइगर। हाउ मेनी टाइगर्स महाराजा किल्ड इन द 10 years? अब क्वेश्चन आ जाए कि 10 साल में कितने टाइगर मारे थे? 99 मत लिख के आना, 70 ही मारे थे उसने, ठीक है। वेयर वाज 100 टाइगर कैप्ट हिडन? दीवान के घर पे था भाई 100वां टाइगर। नेक्स्ट फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स टोल्ड टू ऑपरेट द किंग? मद्रास से ही टाइगर आया था, मद्रास से ही डॉक्टर आए थे। नेक्स्ट दैट स्टेट एस्ट्रोलॉजर वार्न्ड द किंग टू रिमेन केयरफुल व्हाइल हंटिंग द 100 टाइगर, कि जब तुम 100वां टाइगर मारो तब तुम अपने आप को बहुत ही केयरफुली मारना भाई, ऐसा नहीं कि तुम मार दो तुम्हारे को वो खुद ही खा जाए। चलो ये है शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हमारे टाइगर किंग चैप्टर के। व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट? क्या था? 10 दिन का था, बोलने लगा, वो मिरेकल था। ये अपन ऑल द पीपल हु लिसन टू हिम टू इट वाज सरप्राइज, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा बच्चा था और वो बोलने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा आंसर इसका ये लिखना है
कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मरेगा, लेकिन उसने ये पूछा था कि मरूंगा तो ठीक है, सब मरते हैं, मरूंगा कैसे ये बताओ। इस वजह से वो सारे लोग शॉक थे। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, क्या प्रेडिक्शन बना गया था कि बहुत ही अच्छा राजा बनेगा, बहुत ही अच्छा वॉरियर बनेगा, लेकिन वो किससे मरे, उसकी डेथ का रीजन क्या होगा, उसकी डेथ का रीजन प्रेडिक्ट किया गया, क्या प्रेडिक्ट किया गया कि वो टाइगर उसको मारेगा। व्हाट वाज द क्राउन प्राइज प्रिंस ब्रॉट अप, क्राउन प्राइंस कैसे बड़े किए जाते हैं, जो बड़े बड़े राजा के बच्चे होते हैं। द क्राउन प्रिंसेस वर ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ठीक है, उनके जो काम करने वाली होती है, जो उनको बड़ा करने वाली है, वो इंग्लिश नैनी होती है। नैनी मतलब केयर टेकर होती है, फीमेल केयर टेकर होती है। ही ड्रॉन मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश काउ को उनको दूध पिलाया जाता है। ही हैज गिवन ट्यूशन इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, ही सॉ ओनली इंग्लिश फिल्म, सब अंग्रेजी 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 कराई जाती है, ठीक है, अपन में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर, महाराजा ने हंटिंग क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसकी जो डेथ का रीजन है वो क्या है, उसकी डेथ का रीजन है कि भाई वो टाइगर से मरेगा, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को खुद सबसे बचाने के लिए उसने टाइगर से बचाने के लिए हंटिंग स्टार्ट कर, कि सब टाइगर्स को मार दूंगा, फिर मेरे को कैसे मारेंगे फिर टाइगर, ये उसको करा था आंसर, ठीक है। व्हाट वाज द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स रिएक्शन टू सी द टाइगर किंग किल्ड बाय द महाराजा, फर्स्ट टाइगर किल्ड बाय द महाराजा, ठीक है। he said that his prediction could not be false, the maharaja might, एक सेकेंड, what was state astrologer's reaction to see the first tiger killed by the महाराजा। उसने ये बोला था कि जब टाइगर किंग ने टाइगर्स मारना स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि कोई बात नहीं 99 मान लो, लेकिन जो 100 टाइगर आप मारोगे उस वक्त आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। टाइगर किंग ने बोला था मैं टाइगर सारे मार दूंगा, बोले आप मारो, लेकिन आपको 100 टाइगर के टाइम किल करते टाइम आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या आगा, वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, अब प्रतिबंधपुरम में क्यों बैन करी गई। अब आप ये मत लिख देना कि भाई बैन नहीं करी गई थी, क्वेश्चन गलत है, ऐसे मत बोलना, बैन करी गई थी, केवल राजा ही टाइगर्स मारेगा और कोई टाइगर नहीं मारेगा, ठीक है। टाइगर हंटिंग क्यों बैन की गई थी, क्योंकि महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइगर, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम, अब टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम क्यों मिला था। टाइगर किंग क्या था, टाइगर किंग राजा था, कहाँ का, प्रतिबंधपुरम का, उसको इसलिए मारा था क्योंकि उसने एक के बाद एक टाइगर्स किल करना स्टार्ट कर दिया था अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि टाइगर किंग का एंड कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आ जाता है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर ये आ जाता है तो आप क्या लिखना है कि अंत में टाइगर किंग मरा तो मरा कैसे, ये अल्टीमेट लास्ट बताओ आप क्या से मरा हो। वन डे द टाइगर किंग वाज प्लेइंग विद हिज सन विद अ वुडन टाइगर, इट्स सरफेस had rough thin pieces of wood, one such piece is pierced in his hand and made a wound which took his life। क्या हुआ था कि टाइगर किंग ने अपने हिसाब से तो 100 टाइगर मार दिए थे, लेकिन उसने 99 मारे थे, 100वां टाइगर उसकी मृत्यु का कारण था, ठीक है। तो वो अपने बेटे के लिए थर्ड बर्थडे पे क्या लेके आया था, वुडन टाइगर लेके आया था। वुडन टाइगर का जो लकड़ी थी ना ऊपर की लकड़ी से वो उसको साथ खेल रहा था, लकड़ी उसके चुभ गई और वो चुभ गई, उसका बहुत बड़ा घाव हो गया, उस घाव की वजह से उसकी क्या चली गई, उसकी जान चली गई, ठीक है भाई, ठीक, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हु हैज द 100 टाइगर, हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, अब 100 टाइगर कैसे मारा गया, दीवान के घर में था, दीवान के घर में टाइगर छुपा कर रखा था, कहाँ से लाया था, पीपल्स पार्क से लाया था, वो पीपल्स पार्क कहाँ था, मद्रास, और मद्रास से उसने छुपा कर रखा था अपने घर पे। तो उसने क्या बोला कि अब टाइगर किंग अगर 100 टाइगर नहीं मारेगा, टाइगर किंग ने क्या किया था कि सारे ही राज्य को, बिल्कुल वो राज्य पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और उन्होंने सारे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो इस वजह से दीवान ने सोचा कि भाई इसको तो कैसे भी करके 100 टाइगर मरवा देते हैं ताकि ये अपने उस पे काम, अपने राज्य पे ध्यान दे। तो अब उन्होंने क्या किया, टाइगर लेके आ गया, उसके सामने रख दिया, उसने मार दिया, लेकिन मारा उसको लगा मार दिया, लेकिन उसका जो टारगेट था वो मिस हो गया। इस वजह से 100 टाइगर किसने मारा, हंटर्स ने मारा, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम ये टाइगर लेके चले गए तो हमारे बेटा नौकरी गई। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के एमसीक्यू सारे हैं, ये देख लेना इसमें से, ठीक है। एक एक सॉल्व कराने का भी टाइम नहीं, इसके आंसर्स आपके लिए लिखे हुए हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखने हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के एमसीक्यू देख के जाना। हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू एंटार्क्टिका, ट्रैवल कैसे किया ऑथर ने एंटार्क्टिका के लिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तिशानी दोषी थे, ठीक है, उन्होंने ट्रैवल किया था। तो 100 आवर्स की उनकी जो पूरी जर्नी थी उन्होंने 100 आवर्स में बोली कि कार से, शिप से, प्लेन से हमने टोटल कितने आवर्स की वो करी, 100 आवर्स की हमने ट्रैवलिंग करी। व्हाट इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीज हो रही थी भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड में, इस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है, CO2 इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाए कि why are fossil fuels considered as a darkness to earth, तो भी इसका आंसर यही लिखना है। नेक्स्ट,
व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। अब स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का मेन एम क्या था कि भाई बच्चों को अवेयर करना क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए, इस वजह से ये वाला स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंट चेंजेस। अंटार्कटिका बेस्ट चीज कैसे थी, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सारी की ही चीजें अपन को देखने को मिल जाती थी, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट था। वहां पे फ्लोरा फोना का अलग सीन था, वहां पे आइस थी, वहां पे ट्रीज बहुत कम थे, लेकिन अगर अच्छी स्टडी करनी है हमारे अर्थ की तो वी मस्ट विजिट टू अंटार्कटिका। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द रिजल्ट टू ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन अंटार्कटिका। अगर अंटार्कटिका पे ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई और बढ़ गई तो क्या होगा भाई, धरती डूब जाएगी, अर्थ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थ फिनिश हो जाएगा, टाटा हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। द एनिमी चैप्टर हमने देखा है, डॉक्टर सडाव, हाना, टॉम और ये सारे इसमें थे, ठीक है। ये इसके एमसीक्यू है फॉर हायर एजुकेशन। डॉक्टर सडाव को कहाँ भेजा गया भाई, यूएस भेजा गया। वहां पे उनको कौन मिल गई, हाना मिल गई। डॉक्टर सडाव के फादर क्या चाहते थे, उनको सर्जन बनाना चाहते थे। डॉक्टर और सर्जन में कंफ्यूज मत होना, सर्जन ही बनाना चाहते थे, ठीक है, सर्जन ही ध्यान रखना। सडाव और हाना पहली बार कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले थे, जापान मत लिख देना। नेक्स्ट, एट द जो सोल्जर था ना जो उनको तैरता हुआ डूबता हुआ मिला, उसकी क्या लिखा हुआ था, यूएस नेवी लिखा हुआ था। नेक्स्ट, जो डॉक्टर सडाव थे उन्होंने कैसे अमेरिकन सोल्जर की लाइफ बचाई, तो उन्होंने उसको जो उनका प्रोफेशन है उसको इम्पोर्टेंट माना और उससे उनकी लाइफ सेव करे। तो ही वॉज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशनल मोटो। उसको लगा कि मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ, मैं इसको आर्मी को भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, पहले मैं इसको ठीक करूंगा, फिर आगे चीजें आगे देखूंगा। यूमी कौन था, यूमी कौन था, एक मेड थी जो कि सर्वेंट थी, जिसको हाना ने बोला था कि भाई इसकी पट्टी कर दे, भाई इसका जो घाव है वो धो दे, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं धो रही भाई, मेरे को तो गवर्नमेंट मार देगी। नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव कॉल हिज पेशेंट व्हाइल ऑपरेटिंग देम। क्या बोलते थे वो, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड। अमेरिकन कंट्रीज में ऐसे ही बोलता है, माय फ्रेंड, जेंटलमैन, यही बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर का नाम था टॉम, ठीक है। सर्वेंट का नाम था यूमी, ठीक है। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू वॉश द वाउंड ऑफ द सोल्जर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सडाव्स फैमिली सर्वेंट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर। तो क्या थे, वो अनहैप्पी भी थे और डरे हुए भी थे कि यार ये क्या करना क्या चाहता है, यूएस नेवी के आदमी को ठीक कर रहा है तो हमारी तो जिंदगी झंड करने वाला है, तो ऐसा डर जाते हैं, वो फ्राइटन हो जाते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ बोथ सडाव फैमिली एंड इट्स सर्वेंट्स। तो क्या था कि बोथ वर एट द राइट ट्रैक, वो भी अपनी जगह सही था भाई, सडाव वो अपना काम कर रहा था, और जो सर्वेंट्स थे वो बोल रहे थे कि ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा जो अमेरिकन जो कंट्री है, जो यहाँ के जो मेन लीडर्स है वो हमारे को नहीं यहाँ पे रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सडाव वेंट टू अमेरिका। अमेरिका क्यों गया था, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो एक बहुत अच्छी एजुकेशन ले और वो क्या बने, वो सर्जन बने, इस वजह से डॉक्टर सडाव कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। वाई वॉज सडाव नॉट सेंट विद ट्रूप्स। व्हाट वाज डॉक्टर सडाव, दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सडाव जो है उनको ट्रूप्स के साथ डॉक्टर्स भेजा जाता है, क्यों नहीं भेजा जाएगा, क्यों नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जो जनरल था ना उसकी अभी तक एक सर्जरी बाकी, जो मेजर जनरल था उसकी एक सर्जरी बाकी थी, इस वजह से सडाव को बोला कि आप यहीं रहो भाई, आप तो मेरी सर्जरी करो। तो ये जनरल जो था वो सेल्फिश था, इस वजह से उन्होंने ट्रूप्स के साथ उनको नहीं भेजा। हाउ डिड सडाव एंड हाना आइडेंटिफाइड द मैन। अब कैसे बना कि उसकी जो कैप थी ना उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ था, इस वजह से पता चल गया उनको कि भाई ये तो यूएस आर्मी का बंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सडाव एंड हाना थिंक ऑफ थ्रोइंग the wounded prisoner of war back into the sea. Japan and America were at the war that time. The wounded prisoner of war belonged to their enemy country. Hence they thought it better to throw him back into the sea. अब क्या बोलते हैं कि हाना और सडाव ने सोचा कि भाई अगर हमने इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो ये लोग उसको मार देंगे, और मार देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने बोला कि इसको वापस अपन कुछ खाने पीने का सामान देखे और इसको भेज देते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड हाना वॉश द वाइट मैन हरसेल्फ। या फिर क्वेश्चन बन सकता है, हाना टोल्ड यूमी टू वॉश द शोल्डर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट। ठीक है, अब हाना ने खुद ने उस वाउंडेड पर्सन का, वाउंड पूरा जो घाव हो गया था ना वो गंदा हो गया था मिट्टी से, तो उसको धोने के लिए बोला, उसने तो नहीं धोया, तो हाना ने धोया। तो उसका रीजन क्या था, यूमी ने मना कर दिया था कि मैं तो इसका हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, मेरे को तो अमेरिकन कंट्री के जो जनरल है या फिर जो आर्मी पीपल है उनको पता चल गया ना कि मैं काम करूँ तो मेरा तो जीना आराम कर देंगे, इस वजह से उसने रिफ्यूज कर दिया और इस वजह से हाना ने उसको वॉश किया। नेक्स्ट है, हाउ डू द सर्वेंट बिहेव व्हेन सडाव शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन हिज हाउस। तो सर्वेंट से 2-3 दिन तो उन्होंने काम चलाया, फिर उनको गुस्सा आ गया, बोले इसको क्यों रख रखा है भाई, हम तो हमारे नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे करते करते सारे ही जो वर्कर्स थे वो अपनी नौकरी छोड़ के चले गए थे। अब आपको क्वेश्चन आ गया, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सडाव। तो कैरेक्टर स्केच आ गया डॉक्टर सडाव का, तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो कि वो
मतलब नेशनलिस्ट तो था, लेकिन उसने अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको मांगा, वो अपना जो एक प्रोफेशन था, जो वो डॉक्टर था, उसको इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी माना और जो ह्यूमैनिटी दिखाई और उन्होंने अपने एनिमी को भी सेव किया, तो वो किस तरीके के ह्यूमन। तो ये आपके आंसर यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब ऑन द फेस ऑफ इट आ गया डायरी वाला चैप्टर और मिस्टर लैम वाला चैप्टर। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी देख लेना। डैरी यंग बॉय था, क्या एज थी उसकी, 14 ईयर्स थी। ठीक है, डैरी एंटर्ड लैम्स गार्डन बिकॉज इट वॉज एम्प्टी, लोनली प्लेस थी, खाली था, इस वजह से वो चला गया और उसको अकेला रहना पसंद था, क्योंकि उसके एक फेस पे एसिड अटैक हुआ था, इस वजह से वो डरा हुआ था, तो उसने कहा मेरे को अकेले ही रहना, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, और वो चीज खाली देख के वो वहां पे चला गया। डैडी वॉज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब सबको ऊपर मान के खुद को लो मानना, कमजोर मानना, ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, किसमें, वॉर के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, उनका पैर किसका था, टिन का था। डैडी सफर्ड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वॉज अगली, कैसा था वो, अगली दिखता था, बुरा दिखता था, इस वजह से उसने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो सफर कर रहा था। नेक्स्ट, मिस्टर लैम गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर। कौन से एग्जांपल दिया, कौन से फ्लावर का एग्जांपल दिया था मिस्टर लैम ने, क्या थी वो, वीट थी, है ना, खरपतवार होती है ना भाई, उसका एग्जाम्पल दिया था कि भाई वीड भी तो एक तरीके का फ्लावर ही है, लेकिन अपन उसको बुरा मानते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम कैसे ह्यूमन थे, मिस्टर लैम एक ऑप्टिमिस्टिक थे, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले इंसान थे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, उनके अपने सबके अलग अलग आउटलुक से, किसी को किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से अपने आप को कमजोर नहीं मान जाता, डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स सफरर्स, है ना। कोई किसी अपाहिज को देख के ऐसा होता है, ओ ये तो अपाहिज है, कोई बोलता है कि यार ये अपाहिज है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। द स्ट्रीट किड्स ऑफ कॉल मिस्टर लैम, क्या बोलते थे, लैमी लैम्प बोलते थे, इसका आंसर गलत मत करके आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाता है इसमें कि विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के बारे में 4 आपको ऑप्शन दिए, कौन सा गलत है वो आपको लिख देना है। तो क्या कि उनका जो लैग है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं गया था, कहाँ गया था, बॉम्ब एक्सप्लोजन में गया था। नेक्स्ट, डैडीज मदर हैड, क्या थे, बुरी फीलिंग्स थी, बैड फीलिंग्स थी मिस्टर लैम के लिए, बोलो याद में तो बहुत खराब है तो उसके पास मत जाया कर। तो कौन सी फीलिंग्स थी, बैड फीलिंग्स थी मिस्टर लैम के लिए। नेक्स्ट, डैडीज पेरेंट्स वर, अब वो क्या थे, वो सोचते थे कि भाई मतलब हमारा बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा लाइफ में, तो क्या थे, वे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर सन्स कंडीशन, बोले ठीक है कर लेगा जैसे जैसे, लेकिन कैसे करेगा, उनको ये थोड़ी टेंशन थी। ठीक है, तो सेटिस्फाई तो नहीं थे, लेकिन हाँ वरिड थे। इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर था वरिड अबाउट डैडीज फ्यूचर। ठीक है, डैडी के पेरेंट्स वरिड थे। ठीक है, बंद कर दो उसको, खत्म। इसके सारे शॉर्ट आंसर्स हो जाते हैं, ये भी आपको देख लेने हैं। और एक आ गया है मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट, मिस्टर सडा और मिस्टर लैम, डॉक्टर सडा और मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच। अच्छा, आंसर्स जो आप देखो इसमें पॉइंट में लिखे हुए तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, और आंसर्स को आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म भी हो सकता है प्लस पॉइंट वाला फॉर्म भी हो सकता है। पॉइंट वाला फॉर्म लिखोगे तो भाई एग्जामिनर ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, और ठीक है ये लिख, ठीक है ये, ठीक है ये, जो पैराग्राफ पोर्शन होता है जो बड़े आंसर्स का, वो जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोले कि यार इतना कौन पढ़े वाला सिचुएशन होता है। ठीक है, ये आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड करी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ के अगर आप चले जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के आंसर से कनेक्टेड है, और ये ओवरऑल समरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा। आज ये वीडियो बहुत अच्छे से 2 बार कंप्लीट करके देख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।